नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है YouTube के इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रो नॉलेज, जहां हम कर सकें अपने नॉलेज को पहले से बेहतर। साथियों, वीर क्रांतिकारी सावरकर के ऐतिहासिक जीवन काल पर आधारित वीडियो के पार्ट ए को आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2, जहां हम जानेंगे वीर सावरकर पर क्यों खड़ा हुआ सवालिया निशान और उनके विवादास्पद होने का कारण। साथियों, जब वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा के लिए सेलुलर जेल भेज दिया जाता है तो वहां उनको 698 कमरों से कोठरी नंबर 52 में रखा जाता है। वहां की जेल का वर्णन करते हुए आशुतोष देशमुख अपनी पुस्तक द ब्रेव हार्ट सावरकर में लिखते हैं कि सेलुलर जेल की यातनाएं बहुत ही भयावह थी। वहां पर रखे हुए कैदियों से बिना भरपेट खाना दिए हुए खूब काम करवाया जाता था। अंडमान में सरकारी अफसर तो बग्गी में चलते थे और राजनीतिक कैदी उन बग्गियों को खींचा करते थे ताकि दोस्तों उन्हें महसूस करवाया जा सके कि वो हमारी गुलामी के लिए ही बने हैं। वो आगे बताते हैं कि वहाँ सड़कें अच्छी ना होने के कारण कैदी बग्गियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियाँ दी जाती थी और पिटाई भी की जाती थी। उन्हें नारियल छीलकर उसका तेल निकालना होता था, जंगलों से लकड़ियां काटना, तेल निकालने की चक्कियों में कोल्हू की बैल की तरह मजदूरी करना, यह सब कठिन काम वीर सावरकर को जेल में अन्य कैदियों के साथ करना पड़ता था। दोस्तों, वहां के कैदियों को भूखा प्यासा रखना, कुनैन का पानी पीने के लिए मजबूर करना, हथकड़ियों व बेड़ियां डालकर उन्हें खड़ा रहना, यहाँ तक कि मल त्याग भी बेड़ियों के साथ खड़े खड़े करना, ये वहाँ की आम यातनाओं में से हुआ करती थी। वो आगे बताते हैं कि वहाँ शौचालय के लिए निर्धारित समय तय होता था। अगर उस दौरान कोई कैदी शौच नहीं कर पाता है तो उसे फिर अपनी कोठरी में ही मल त्यागना होता था। वो आगे यहाँ तक बताते हैं कि सेलुलर जेल की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी। वीर क्रांतिकारी सावरकर ने यह सब सेलुलर जेल में अन्य कैदियों के साथ यातनाओं को झेला था। दोस्तों, फिर भी वीर सावरकर सेलुलर जेल के बारे में कहते हैं कि यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, यहाँ की धरती के कण कण से है गाथा बलिदानी। दोस्तों, अब बात करते हैं वीर सावरकर जी द्वारा लिखे गए अंग्रेजों को माफीनामे के बारे में। दोस्तों, यहीं से वीर सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि सेलुलर जेल ने उनके 9 साल 10 महीनों में जो अंग्रेजों के प्रति पहले विरोध था उसको बढ़ाने के बजाय समाप्त सा कर दिया गया। इस बारे में एक प्रसिद्ध पत्रकार निरंजन तकले बताते हैं कि मैं सावरकर की जिंदगी को कई भागों में देखता हूँ। उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत भी की थी। वो बताते हैं कि गिरफ्तार होकर सेलुलर जेल जाने के बाद असलियत से उनका शायद सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 1.5 महीने के अंदर 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने कुल 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र दिए। सेलुलर जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहाँ हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। फांसी देने का स्थान ठीक उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था, तो हो सकता है इसका सावरकर जी पर असर पड़ा हो। कुछ हलकों में कहा गया है कि जेलर बेरी ने सावरकर को कई रियायतें दे रखी थी। दोस्तों, वो बताते हैं कि सेलुलर जेल के एक और कैदी बरिंदर घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे, लेकिन जब हम उनसे कहते कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे। उनको कोई भी मुश्किल काम करने को नहीं दिया जाता था। वो आगे यह भी बताते हैं कि हर 15 दिन पर वहाँ कैदी का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेलुलर जेल पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। इस प्रकार जेल में रहते हुए उनका 14 पाउंड वजन बढ़ना भी एक संशय का विषय था। अपने ऊपर दया करने की गुहार करते हुए उन्होंने सरकार से खुद को भारत की किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी। इसके बदले में वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार थे। आगे वो बताते हैं कि सावरकर जी ने यह भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी जो संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हो गई है और उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सजा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई 1919 में
अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाज़त मिल गई थी। दोस्तों, बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थीं। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार भी छीन लिया जाता। शायद उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। और सावरकर जी भी शायद यही सोचते होंगे कि माफ़ी मांगने पर लोग क्या कहेंगे, इस पचड़े में ना पड़ के उनकी ये सोच थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो जो देश सेवा के लिए वो करना चाहते हैं वो वह कर सकेंगे। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। शायद आजकल भारतीय जनता पार्टी भी इसी हिंदुत्व विचारधारा को आधार मानती है। यहाँ निरंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि यही हो। साथियों, अंडमान की सेलुलर जेल से आने के बाद में वीर सावरकर 3 साल भारतीय जेल में रहते हैं और 1924 में सावरकर पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। और दोस्तों, बताया जाता है कि अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे, 60 रुपये महीना। वो अंग्रेज़ों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। तो यह भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इनको पेंशन क्यों मिलती थी। साथियों, उसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो सावरकर को उस समय उनकी छवि को बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी भी हो गए। यहाँ निरंजन मुखोपाध्याय अपनी पुस्तक सावरकर ब्रेव हार्ट में बताते हैं कि पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गांधी हत्याकांड के दाग को हटाने में। सावरकर इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 तक जिंदा भी रहे, लेकिन उसके बाद उनको लोगों ने उस तरीके से नहीं अपनाया जैसे वो पहले अपनाते थे। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। वो हमेशा हाशिए पर ही पड़े रहे क्योंकि उनसे गांधी हत्या की शक की सुई कभी हट ही नहीं पाई। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी हत्याकांड हो सकता है। दोस्तों, अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखी हो और उनको याद भी किया हो, यही नहीं 5 मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर जी के खाते में हैं। लेकिन इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी के हत्या से जुड़ जाते हैं, वहां सावरकर समाप्त हो जाते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा वहीं सूख भी जाती है। 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक दोहरा चरित्र हैं। या तो वो आपके हीरो हो सकते हैं या फिर विलन। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो ठीक उसके 2 दिन बाद वीर सावरकर जी की 131वीं जयंती आती है। तो उस दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर ली, क्योंकि गांधी जी और सावरकर जी के चित्र दोनों आमने सामने लगे हुए हैं। ये आज की राजनीति की वास्तविकता भी है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी जी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी। अगर आपको गांधी जी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। शायद यही वजह है कि सावरकर अभी भी एक दोहरा चरित्र है। तो साथियों, ये सब था वीर सावरकर का ऐतिहासिक जीवन काल। अब हम एक बार वीर सावरकर जी द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, सावरकर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया, और वे ही भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी।
वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण वकालत की डिग्री खोनी पड़ी और वे भारतीय पहले थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वे ही भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। साथियों, वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। उन्होंने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था और ऐसे बनाने वाले भी वे पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे। वीर सावरकर और गांधी जी दोनों के दृष्टिकोण एक दूसरे के उल्टे थे, इसलिए वीर सावरकर जी गांधी जी के आलोचक भी थे। दोस्तों, सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 के अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। और दोस्तों, वे ही प्रथम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी भी मांगी। और दोस्तों, सावरकर जी इतने आगे की सोच रखने वाले थे सुरक्षा संबंधी मामलों में कि उन्होंने 10 साल पहले ही बता दिया था कि सन 1962 तक चीन द्वारा आक्रमण करने की घोषणा 10 साल पहले ही कर दी थी उन्होंने। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज भी सबसे पहले सावरकर जी ने उठाई थी। साथियों, अब जानते हैं कि हमारी सरकारों ने वीर सावरकर जी के सम्मान में क्या क्या किया है। सन 1970 में सावरकर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। साल 2002 में अंडमान निकोबार के पोर्ट बेल्योर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की गई। उनकी मृत्यु के बाद से ही उनकी याद में एक स्मारक बनाने का प्रयास होना शुरू हो गया और इसे 28 मई 1989 को उनकी जयंती पर भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया। और अभी हाल ही में G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भी 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा किया। साथियों, ये सब था वीर सावरकर जी के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई आप सजेशन देना चाहें तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।